हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही है। लेखा लिपिक का यूकेएसएससी का एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करेंगे। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं, या अपना जो एक्सपीरियंस आपका रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे है कि और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी आने वाले फर्दर एग्जामिनेशन में, ताकि एक दूसरे से कनेक्टेड एग्जामिनेशन जो होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस भी कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में तो रहता है कि आपको यहाँ से इनडायरेक्टली, वहाँ से डायरेक्टली, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता सकते हैं, जिन्होंने भी पहले लेखा लिपिक का एग्ज़ाम दिया, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID है NBASERA108@gmail.com। तो ये मेरा क्या है, ईमेल ID है। इस पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर आपको कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, उसका आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सीरीज़ कंटिन्यू हमने की हुई है उसके 8 पार्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और ये हमारा 9th वाला पार्ट है। ठीक है, और इसमें भी हमने 15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिया हुआ है। उसको देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और फिर उसके आंसर तक पहुँचेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर शेल बी पनिश्ड विथ imprisonment for the maximum period of अंडर सेक्शन 539 फॉर फाल्सिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर को यहाँ पे सेक्शन 539 के अंडर फाल्सिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो मैनिपुलेशन डेटा में उसने कर दिया या किसी तरह का फ्रॉड कर दिया है ना, किसी के फेवर में यहाँ पे उनने काम कर दिया जो हमारा ऑडिटर है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पनिशमेंट निर्धारित की गई है। तो पनिशमेंट पूछ रहा है कि कितने साल के लिए उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट कितने साल का उसको हो सकता है। तो वो उसका सही आंसर हमारे पास है 7 ईयर्स, 7 साल की उसको जेल हो सकती है। ठीक है, अगर वो डेटा को मैनिपुलेशन उस पर करता है कि उस पर फाल्सिफिकेशन उसमें करता है, तो उसके लिए 7 साल की जेल का यहाँ पे सज़ा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिसीजन हैज़ बिन गिवन। ये जो स्टेटमेंट थी ये कोर्ट ने दी थी बेसिकली। ठीक है, ये कोर्ट में केस चला था, और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, कौन से केस में दी गई थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है लंदन एंड जनरल बैंक 1895। इसके जो केसेस था उसमें इसमें ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योरर का जो स्टेटमेंट था वो जज के द्वारा दिया गया था, और इसमें लंबी वो चली थी। तो ये इसका सही आंसर क्या है, बी है, लंदन एंड जनरल बैंक। और डेट पूछेगा तो 1895 इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, द सेक्शन 80A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 इज रिलेटेड विद द रिडेम्पशन ऑफ। ये पूछ रहा है कि सेक्शन 80A किसके, कौन सी कंपनी का। कंपनी एक्ट भी अपने पास दो हैं, 1956 भी है, 2013 भी है। तो ये पूछ रहा है कि 1956 के 80A वाला सेक्शन हमारे किसके रिडम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा आता है, इसका सही आंसर अपने पास है, वो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल होते हैं और इरिडीमेबल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे रिडीमेबल हैं तो वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट करना होता है, और इरिडीमेबल अगर होते हैं तो उनका लाइफ लॉन्ग पेमेंट नहीं किया जाता है। तो स्पेशल जो एक्ट है उसके अंदर जो इरिडीमेबल हैं उनका भी पेमेंट किया जाता है। उसके लिए एक सेक्शन निर्धारित है, 80A सेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आप इरिडीमेबल जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर है, सॉरी, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसका आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, उनको रिडीम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कंपनी ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे कंपनी का ऑडिटर होता है तो वो किसके बिहाफ में रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बिहाफ में है। फर्स्ट है फॉर डायरेक्टर्स, दूसरा है शेयर होल्डर्स, थर्ड है पब्लिक और चौथा है क्रेडिटर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, एक्चुअली जो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, हम बेसिक बात लेके चलते हैं तो वही हमारे क्या होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। और जो उसका जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट भी बेसिकली शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। इसके लिए कंपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बिहाफ में बन जाती है, तो वो बनती है फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, क्रेडिटर से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक, और पब्लिक से भी अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक थोड़ी ना किसी कंपनी के लिए अपने ऑडिटर को नियुक्त करेगी। और डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर का मेन काम पॉलिसीज़ को बनाना, और जो एजीएम होती है उसके जो एजीएम्स के लिए अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसका काम ये होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली जो शेयर होल्डर के बिहाफ में होती है वो होती है कंपनी ऑडिटर की। तो इसका राइट आंसर होता है फॉर शेयर होल्डर। फिफ्थ क्वेश्चन है इन बैलेंस शीट ऑडिट अकाउंट्स आर ऑडिटेड। बैलेंस शीट कब बनती है हमारी? बैलेंस शीट हमारी वैसे तो ईयरली बनती है, लेकिन जो आप चाहें तो उसको हाफ ईयरली भी आप जो है उसको देख सकते हैं। तो ये कह रहा बैलेंस शीट में ऑडिट अकाउंट्स किस तरह से ऑडिटेड किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारे पास होता है एनुअली या हाफ ईयरली। ठीक है, बेसिकली जो मैक्सिमम टाइम होता है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं, हमारे एनुअल बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, साल में एक बार बनते हैं। तो ये इस प्रकार का जो ऑडिट होता है इसको कहा जाता है पीरियोडिकल ऑडिट। पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि जो फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमारा कराया जाता है, जो 6 महीना या 1 साल के बाद, तो इसको पीरियोडिकल ऑडिट भी यहाँ पे बोला जाता है। और इसका सही आंसर होता है एनुअली, और हाफ ईयरली भी आप जो बैलेंस शीट ऑडिट है उसको करवा सकते हैं। और ये एक तरह का हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने 2 टाइप का और ऑडिट पढ़ा हुआ था, एक्सटर्नल और इंटरनल भी हमने देखा था। इंटरनल ऑडिट बेसिकली हमारा मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, और ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का होता है। जबकि हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, और ये फाइनेंस जो हमारे जो फाइनेंस से रिलेटेड है उससे हमारा संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एनुअली, और यहाँ पे जो आपका है हाफ ईयरली। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, सिक्स्थ क्वेश्चन, द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट इन 1/5, प्रॉफिट इज 1/5 एंड हिज कैपिटल इज 20,000। एक नया पार्टनर हमारे उसमें एंटर करता है हमारी फर्म में, हमारी पार्टनरशिप फर्म में, और उसका शेयर कितना है, 1/5 शेयर उसका है, और उसके हिस्से की कैपिटल कितनी आती है, तो 20,000 उसकी कैपिटल मानते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ध्यान में रखना, 1/5 तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, और कैपिटल कितना है, 20,000 की कैपिटल है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:1:1। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो जाता है, 3:1:1 यहाँ पे हो जाता है। तो शेयर ऑफ द पार्टनर इज टोटल कैपिटल विल बी, तो ये बोल रहा है कि जो टोटल पार्टनर है तीनों, ये तो सिंगल पार्टनर का यहाँ पे दिया गया है, ये जो रेशियो है ये जो न्यू पार्टनर एंटर किया उसका दिया गया है, जबकि और ये कैपिटल भी उसी की सिंगल कैपिटल दी गई है। उसके बाद पूछ रहा है कि उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो तीनों पार्टनर थे, एक तो ये एंटर किया नया पार्टनर, लेकिन 2 जो ओल्ड पार्टनर भी यहाँ पे थे, तो तीनों पार्टनर थे, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया गया है 3:1:1। तो पूछ रहा है कि इस रेशियो के बेसिस पे कि जो टोटल कैपिटल है वो कैसे मतलब डिवाइड होगी, किस तरह से किसके हिस्से में कितनी कैपिटल जाएगी इस रेशियो के बेस पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें पहले टोटल कैपिटल पता करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दी गई है और वो सिर्फ न्यू पार्टनर की यहाँ पे कैपिटल दी गई है। जब एक बार हमें टोटल कैपिटल पता चल जाए तो हम इसको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल पता करनी है। टोटल कैपिटल कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/5 शेयर, 1/5 शेयर पे कितना कैपिटल है, 20,000 है। ठीक है,
ये 1/5 शेयर है और मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम हमेशा शेयर्स को 100% मानते हैं, यानी कि 1 मान के चलते हैं, ठीक है। नए पार्टनर को हमने एंट्री दी, 1/5 उसको दे दिया, तो बचा हुआ 1/5 वो बाकी शेयर, बाकी जो पार्टनर है वो अपने उसमें बांट लेंगे। इस तरह से इसको मान के चलते हैं 1। तो यहाँ पे 1/5 तो क्या दे दिया, 1/5 के रेशियो से कैपिटल कितनी बनती है, 20,000 बनती है ना। तो 1 में यानी कि पूरा जब 1 हो जाएगा तो इसमें कितनी कैपिटल हो जाएगी, तो सीधी सी बात है 20,000 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1/5 है, 1/5 पे 20 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, ये 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो हमारे पास कितनी कैपिटल आ गई, 1 लाख की यहाँ पे कैपिटल आ गई, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल आ गई अपने पास। तो हम क्या करेंगे, अब इस कैपिटल को, जो 1 लाख की कैपिटल है, उसको इस शेयर रेशियो में बांट देंगे 3:1:1 में। तो हमारा आता क्या है, जब हम इस पे करेंगे तो आप 3 लाख को 1 लाख को बांट सकते हैं आसानी से। एक सेकेंड में बांट देता हूँ। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखो 1 लाख अपने पास क्या था, टोटल कैपिटल थी, और इसको बांटना कैसे, हमने इनटू कर देंगे, और इन तीनों के अलग अलग बांटना है। तो इसको बांटने का तरीका होता है, जैसे हमने ये 3 लिया है, ये वाले ए का ले लिया, बाई चांस ए इसका शेयर है तो 3 ऊपर ले लिया, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल इन तीनों को प्लस करके, 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से इसको आप कट कर देंगे, 5 × 2 = 10, तो आपके पास निकल के आया 2 × 3 = 6, 60,000 आपके पास निकल के आ गया। पहले वाले पार्टनर का कितना निकल गया है, 60,000। तो तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं 60,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में 60,000 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी के अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे भी टिक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नन ऑफ दी अब भी दिया गया है, तो इसलिए हमें बाकी के वो भी कैलकुलेट हम कर लेते हैं। देखिए पहले का 60,000 निकल आया। अब सेम ऐसे ही दूसरे का करना है हमें। 1 लाख अपने पास टोटल है, ठीक है, टोटल कैपिटल 1 लाख है, इनटू करेंगे सेकंड वाले का, ठीक है। ये 1 को ले लेंगे और नीचे कितने से होगा, 3 + 1 + 1, 5 से इसको डिवाइड होगा, तो सीधे सीधे कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास सेकंड का कितना आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है, 20,000 है। थर्ड वाले का भी सेम ऐसे ही करना है, और थर्ड वाले का भी 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो 1 1 बराबर हो गया, तो 60 रेशियो 60:20,000:20,000, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जो नए शेयर होल्डर हैं उनका जो कैपिटल का रेशियो ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे अगर 1/7 दिया रहता और उसका 20,000 दिया रहता फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल अपने पास निकल के आएगा, ठीक है। इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से 1 से 1 और 7 से 20,000। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपका बेसिक मैथ्स भी आप थोड़ी सी जानते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of dissolution the loss of the business will be compensated first all from। डिसोल्यूशन कब होता है, फर्म का, जब हम फर्म हमारी ख़त्म होने को रहती है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस जब ख़त्म होने को रहती है, तो उस टाइम कह रहा है कि बिजनेस जो अपना लॉस है, जो उसका कंपनसेशन है, उसका पेमेंट सबसे पहले किस से करेगी, कैपिटल से जो करेगी, प्रॉफिट से करेगी, पर्सनल रिसोर्स फ्रॉम द पार्टनर से करेगी, या डोनेशन से करेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट से करेगी, क्योंकि जो सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ है उससे ही हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो लाइबिलिटी हैं, यानी कि जो कंपनसेशन है उसका यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जाके जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी पे बात आती है। उसके बाद अगर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उनकी जितनी लाइबिलिटी है उतनी तक का उनका पेमेंट किया जाएगा। अनलिमिटेड है तो उनके पर्सनल रिसोर्सेज को भी यहाँ पे यूज किया जाएगा कंपनसेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रॉफिट। प्रॉफिट के द्वारा उनका क्या किया जाएगा, कंपनसेशन का पेमेंट किया जाएगा। कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेशन एक तरह से लॉस की जो भरपाई की जाती है उसको कंपनसेशन बोलते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, लाइबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है या अदर फॉर्म में भी ये हो सकता है कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ रिटन डाउन वैल्यू इज। रिटन डाउन वैल्यू मेथड आप उसमें पढ़ते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड हम किस में पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन में पढ़ते हैं।
तो डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्या मतलब होता है कि उसमें हर साल वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू एक फिक्स परसेंटेज के अनुसार, जो रेट दिया रहता है डेप्रिसिएशन का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है एसेट्स की वो हर साल जो है डिक्रीज करती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है। एक और मेथड होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको बोलते हैं SLM। तो इसमें क्या हो रहता है कि हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहता है। जैसे हमने बोला कि 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन है, तो वो जितने साल तक मशीनरी पे है वो तो 10,000 ही हर साल यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन WDV मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बल्कि जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, यानी कि जितनी वैल्यू रिड्यूस्ड हो चुकी है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 10,000 की हमारे पास क्या थी, मशीनरी थी, इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के। तो मैं क्या करूँगा, 10% इसका निकालूंगा, तो मेरे पास कितना आया, 1,000 आया। तो 1,000 ही हर बार मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपनी एसेट पे, चाहे वो 5 साल 10 साल जितने साल भी रहे। और उसके अलावा उसके अपोजिट अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, तो फर्स्ट ईयर तो मेरा 10,000 चार्ज हो जाएगा, किस पे, 10,000 पे 1,000। लेकिन सेकेंड ईयर मेरे को करना क्या है, 10,000 में से मेरे को पहले ये जो डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो चुका है, ये वाला 1,000, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने माइनस किया। अब नेट वैल्यू अपने एसेट की कितनी आ गई, 9,000 अपने पास नेट वैल्यू आई एसेट की। तो इस पर अब 10% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इस पर 10% चार्ज करेंगे तो 900 रुपये अगले साल चार्ज किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर हम 9,000 में से सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन जितना 900 रुपये चार्ज लग चुका है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जितना अमाउंट रिमेनिंग रहता है उस पर 10% यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इसको बोलते हैं हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको बेसिकली पूछा गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मीनिंग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सेकंड है बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, थर्ड ऑप्शन है बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता है सी वाला, क्योंकि बुक वैल्यू में से हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। हमने क्या किया, पहले साल हमने क्या, बुक वैल्यू हमारे 10,000 थी, 10,000 का 10% यानी कि हमने 1,000 रुपये हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन पेड किया। तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से 1,000 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यानी कि ये क्या हो गया, बुक वैल्यू थी 10,000, इसमें से हमने 1,000 क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो यही हमारी क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगी। जो हमारी 9,000 आई वो हमारी क्या आई, रिटर्न डाउन वैल्यू अपने पास निकल कर आई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो पूछा जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह कहीं पे मार्केट वैल्यू भी दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन और रहेगा, बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे मार्केट वैल्यू को नहीं लिया जाता, बल्कि यहाँ पे बुक वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका 8th का आंसर था। अब 9th वाला देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना दिया गया है। कितना है, 2,000 पर एनम, यानी कि हर साल 2,000 रुपये आपको डेप्रिसिएशन देना है स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 5,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, स्पेन ऑफ लाइफ 10 ईयर्स है, यानी कि 10 साल तक हमारी ये एसेट चलने वाली है, एक एस्टिमेशन हम लेके चलते हैं। तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द एसेट, हमारी एसेट की कॉस्ट यहाँ पे पूछी गई है, डेप्रिसिएशन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये रहता है कि हम क्या करेंगे, जितना हमने डेप्रिसिएशन कितना दिया, 2,000 दिया, और किस मेथड से दिया ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में दिया है। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का एक प्रॉपर्टी रहता है कि इसमें हम जो एसेट की वैल्यू है वो 0 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट ईयर 1,000 दिया, फॉर एग्जांपल 10,000 की हमारी एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 की पहले हमारे पास मशीनरी थी। ठीक है, पिछले एग्जांपल की तरह देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर 1 के, सेकेंड ईयर 2 के, 3 के, 4 के, ऐसी 10 साल में हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 10 के आ जाएगा। तो 10 की ही मशीन थी, 10,000 की मशीन थी, 10,000 आपने डेप्रिसिएशन दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये रहता है, लेकिन ये WDV मेथड में आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू 0 नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 2,000 रुपये एक का है। ठीक है, 1 साल का है, टोटल 10 साल तक लगा, तो हम मान के चलते हैं कि जो
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2000 टोटल वैल्यू उसकी हो गई। 10 साल का लाइफ है एसेट की और 2000 एक साल का लगा, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हम मान के चलते हैं कि आप हमारा कितना हो जाएगा इंटू 10, क्योंकि 10 साल का है, एक साल का 2000 है, 2 साल का 4000 है, ऐसे करके हमारे पास कितना आ गया 20,000 अपने पास वैल्यू निकल के आती है एसेट की। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये दिया होना चाहिए। अगर यहाँ पे WDB मेथड होता तो हमारा क्वेश्चन कुछ और डेटा यहाँ पे प्रोवाइड होता, तो कोई और मेथड हम यूज कर रहे होते। ठीक है, तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एसेट की वैल्यू कैसे निकली, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो हमारे एसेट की वैल्यू को कवर कर लेता पूरी तरीके से SLM मेथड में। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज है वो क्यों नहीं ऐड किया गया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज बेसिकली हम जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, यानी कि परचेज प्राइस होता है, उसी में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने कोई भी मशीनरी खरीदी, जो भी एसेट खरीदी, उसकी परचेज प्राइस में ही हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज को चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो जनरल कॉस्ट निकालनी है। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, कॉस्ट दी है 1 लाख, यहाँ पे कॉस्ट दे दी गई है, पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दी गई थी। और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी है 10,000 की, स्पेन ऑफ लाइफ दिया है 10 ईयर्स का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 20,000 का। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ DBM, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरी मेथड से यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और साथ में साथ में डेटा भी यहाँ पे अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट नहीं दिया गया था, कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी थी। तो आप करेंगे क्या, इसमें जो डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई होता है स्पेन ऑफ लाइफ। यानी कि इसमें कॉस्ट हमारी जो ओरिजिनल हमारी कॉस्ट है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे कि हमने कोई मशीनरी हमने परचेज की थी, तो वो 10 साल चलने के बाद भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रहती है। ठीक है, जैसे 10 साल स्पेन ऑफ द लाइफ दिया है यहाँ पर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल चलेगी ये मशीन करके, लेकिन ये एस्टिमेशन है। 10 साल के बाद भी अगर हम उसको कबाड़ में भी बेचें तो ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा उससे रिकवर हो जाएगा। तो यही हमारी स्क्रैप वैल्यू रहती है। ठीक है, तो इसको किसमें माइनस करेंगे, हम ओरिजिनल कॉस्ट में माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे ईयर्स से, तो हमारे पास निकल के आता है डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें तो यहाँ पे 10 ईयर्स का ना पूछ के हमें कितने फर्स्ट ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसमें से देखिए, कॉस्ट हमारे पास है 1 लाख की, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को 10,000 और निकल के आता है 90,000। ठीक है, 90,000। अब रेट भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है 20%, तो 90,000 का हम निकाल देंगे 20%। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आता है 9 2 18, तो 18,000 अपने पास क्या निकल के आएगी, डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकल के आती है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का अगर हमसे पूछता कौन सी मेथड के अंदर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमें सेकेंड ईयर का पूछता, तो हमें 90,000 पर ना निकाल कर इस 90,000 में से पहले हम सब्ट्रैक्ट करते 18,000 को, उसके बाद हम उस पर 20% का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते। आई होप कि ये दोनों मेथड आपके क्लियर होंगे। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, 18,000 का हमारे पास आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक हमारा किसका पार्ट होता है, इंटरनल चेक बेसिकली हमारे जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका पार्ट होता है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का पार्ट, इंटरनल ऑडिट तो हमने उसमें डिस्कस किया था जिसमें कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल, और ये इंटरनल चेक हमारा दूसरा फॉर्म रहता है। तो इसका ये किसका पार्ट होता है, ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। और ये बेसिकली जो हमारी छोटे मोटे त्रुटियां हैं या कोई फ्रॉड चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ के बीच में यहाँ पे इंटरनल चेक किया जाता है। और इंटरनल चेक बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो खुद ही करते हैं। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉय ने काम किया तो दूसरे एम्प्लॉय का काम वो चेक करेगा, इस तरह से हम रोटेशन करते हैं और वही हमारा इंटरनल चेक होता है। तो इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो इंटरनल चेक का ही एक पार्ट रहता है। एनुअल ऑडिट तो आपको पता ही है, और स्टैंडर्ड ऑडिट ये आप स्टैंडर्डाइज जब कर देते हैं तो वो ऑडिट को स्टैंडर्ड ऑडिट बोल देते हैं।
तो इसका इंटरनल कंट्रोल आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज़ टू बी सबमिटेड टू। हमारी जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जाती है, किसको जमा की जाती है जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है। पहला ऑप्शन है द कंपनी को, दूसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू द कंपनी, थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट, या चौथा कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम CSB बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू द कंपनी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट जमा करी जाती है और एक कॉपी उसकी कंपनी को भी दे दी जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी राइट है। 13 क्वेश्चन है ए कंपनी ऑडिटर एड्रेसेस हिज रिपोर्ट टू, यानी कि अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसको एड्रेस करता है, जो हमारा कंपनी ऑडिटर होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इससे पहले भी आया हुआ है, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन पे जो उनके जो ऑडिटर होता है उनके पास अपनी रिपोर्ट को लेके जाता है और उनके बिहाफ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, मेंबर्स हैं हमारे कंपनी के, उनको ये एड्रेस करता है अपनी रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट उसने दी है तो उसको मेंबर्स को यहाँ पे देता है। 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 रिलेट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये पूछ रहा है कंपनीज एक्ट 1956 में कौन से सेक्शन के अंदर हमारे मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उनकी प्रॉपर यहाँ पे मेंटेनेंस कौन से सेक्शन के अंतर्गत कही गई है। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 209, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, सेक्शन 209 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं पे गलती होती है कि कंपनीज एक्ट 2013 पूछा है या कंपनीज एक्ट 1956 पूछा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, दे एडमिट ए न्यू पार्टनर जेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:4:3। आई होप कि आपको दिख रहा है। द सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी। तो इसमें कहानी क्या है, बेसिकली कहानी ये है कि दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई और ये प्रॉफिट शेयर करते थे पहले 4:3 में। उसके बाद इन्होंने एक पार्टनर जेड को और ले आए, तो इनका न्यू एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। इन्होंने दोबारा से अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज करना पड़ा, इनको करना ही पड़ता है बेसिकली। तो 7:4:3 ये नया रेशियो इनका हो गया इनके बीच में, जब से इन्होंने जेड को यहाँ पे एडमिट किया है। तो पूछ रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है एक्स एंड वाई के बीच में, यानी कि एक्स और वाई ने अपने जो शेयर था उसका कितना पार्ट उन्होंने सेक्रीफाइस किया इन द बिहाफ ऑफ जेड। ठीक है, जेड को एडमिट करने के लिए। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या, आपका कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन निकल जाता है। आपका होता क्या है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है यहाँ पे कि सेक्रीफाइस जब करेगा तो हमारा ओल्ड रेशियो ज़्यादा ही होगा, है ना, और नया रेशियो ऑब्वियसली बात है कम होगा, तभी तो उसने सेक्रीफाइस किया। और जब हम बात करते हैं गेनिंग की तो सीधा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारा न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाता है, ओल्ड हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ मिला, हमने गेन किया। तो उसका उल्टा हो गया सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस जब पहले ज़्यादा था अपने पास, अभी मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया तो मैंने 5 रुपये बगल वाले को दे दिए, तो मेरे पास कम बचा ना ऑब्वियसली। तो पहले हमारे पास ज़्यादा था तो ओल्ड रेशियो पहले आ गया, न्यू रेशियो बाद में आ गया। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और खाली फॉर्मूले से भी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कितना था, एक्स का था 4/7, क्योंकि 4 पहले पार्ट का 4 लेना है और दोनों को एडिशन करने के बाद उसको आप जो है डिनोमिनेटर में रख देंगे। उसके बाद y का है 3/7, इसका भी आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 4/7 तो पहले रह गया, ठीक है, x का, इसमें से माइनस करेंगे न्यू वाला, तो 7 दिख रहा है ऊपर, तो 7 ऊपर लिख दो, ये ऊपर का, और नीचे आप टोटल कर देंगे
और कितना आ जाएगा 14 अपने पास निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम आ जाएगा 7 और 14 का 14, 7 2 जा 14, 2 बार 8 -7, तो हमारे पास कितना निकल के आया 1/14। ठीक है, 1/14 किसका निकल के आया, एक्स का। अब इसी तरह हम वाई का भी निकालेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/14 एक्स का निकल चुका है। अब वाई की बात है, वाई का दिया गया है पुराना वाला 3/7 और न्यू वाला है 4/14। ठीक है, एलसीएम दोनों का लेंगे, फिर से 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 -4, तो निकल के आता है 2/14। तो ये आ गया 2/14। इस तरह से ये इसका रेशियो निकल के आया। और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो हम मान के चलते हैं कि 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ये दो कॉमन रहता तो इसको हम हटा देते हैं, और इस तरह से हमारा रेशियो क्या निकल के आया 1:2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है 1:2, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 15 MCQ। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे इसी तरह की वीडियोस मैं काफ़ी अपलोड करने वाला हूँ, है ना। कुछ पार्ट्स बहुत 9 पार्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, और कुछ 20-25 के आसपास यहाँ पे पार्ट्स आएंगे इसके। ऑलरेडी यहाँ पे 200 के आसपास MCQs डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में, इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और साथ ही प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ अच्छा नया सीखने को मिला। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।